हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक आज हम बात करेंगे प्रिंस मेटल एंजाइना क्या होता है। ये बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हृदय की नली में कोई ब्लॉकेज नहीं होता। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट कंप्लीटली नॉर्मल आती है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को दर्द होता रहता है, उसके बाद भी व्यक्ति को सीवियर पेन होता रहता है, चलने फिरने में सांस फूलती है, हार्ट के सारे सिम्टम्स होते हैं, हार्ट अटैक भी आ सकता है, लेकिन नलियाँ कंप्लीटली नॉर्मल होती है, एंजियो में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो बेसिकली इसको समझना ज़रूरी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि नॉर्मल एंजियो मतलब अब हार्ट अटैक नहीं आ सकता। ऑब्वियसली नॉर्मल एंजियो में बगैर प्रिंस मेटल एंजाइना भी हार्ट अटैक आ सकता है कि नली में सडनली क्लॉट बन जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें नली में सडन स्पाज्म हो जाता है। नली वैसे तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन सडनली कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से या कुछ कैटेकोलमिन्स की वजह से सडनली एक हिस्सा नली का स्पाज्म हो जाएगा। एंजियोग्राफी आप करोगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पेशेंट को ईसीजी में सीवियर चेंजेस होंगे और हार्ट अटैक भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बात करेंगे किन लोगों में होता है और कैसे इसे डिटेक्ट करेंगे और कैसे ट्रीट करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, अलग तरह की बीमारी है, इसलिए इसको जानना समझना ज़रूरी है ताकि इसे अप्रोप्रिएटली ट्रीट किया जाए, क्योंकि इसमें जो हार्ट अटैक होता है वो कई बार काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। ये स्पाज्म जो नली का है वो काफ़ी देर तक भी परसिस्ट कर सकता है, जान भी जा सकती है, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके जो हमने चैनल स्टार्ट किया उसे सब्सक्राइब करें। आपको ये सारा कंटेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंग्लिश में भी उस चैनल पे मिल जाएगा। आते हैं आज का कंटेंट पर। आज है टॉपिक प्रिंस मेटल एंजाइना पे। एंजाइना क्या है? बेसिकली एंजाइना का मतलब है हार्ट रिलेटेड पेन। एंजाइना बेसिकली एंजाइना का मतलब तो सिर्फ पेन होता है, ग्रीक वर्ड है फॉर पेन। पर एंजाइना नॉर्मली हम बाकी मस्कुलर पेन्स के लिए नहीं यूज़ करते हैं, मस्कुलर एंजाइना नहीं बोलते। ज़्यादातर केस में हम हार्ट रिलेटेड पेन में ही यूज़ करते हैं। हाँ, कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ पेन में भी कई कई जगह यूज़ होता है, पर आज हम स्पेसिफिकली हार्ट के पेन की बात कर रहे हैं। हार्ट का पेन ज़्यादातर लोगों को ब्लॉकेज की वजह से होता है। जब सेल्स का ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, ग्लूकोज सप्लाई कम हो जाता है, वहाँ लैक्टिक एसिड बनता है। ये लैक्टिक एसिड हार्ट के नर्व फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है, इससे ब्रेन को मैसेज जाता है कि वहाँ पे पेन हो रहा है, और हार्ट को आभास होता है कि वहाँ दर्द हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है। हार्ट का पेन गले से लेकर नाभि तक दोनों शोल्डर पर कहीं पर भी हो सकता है। हार्ट के पेन से रिलेटेड हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल वीडियोस किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज स्पेसिफिकली प्रिंस मेटल एंजाइना पर बात करेंगे। प्रिंस मेटल एंजाइना के पेशेंट में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि नली में कोई ब्लॉकेज नहीं होता, लेकिन सडनली कोई पोर्शन में सडनली वो वैसो रिएक्टिव हार्मोन्स की वजह से या कोई एंजाइम्स की वजह से या स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से सडनली वो एरिया स्पाज्म में चला जाता है, पतली हो जाती है नली वहाँ पे, और फिर थोड़ी देर में वापस खुल भी सकती है। तो ये थोड़ी देर के लिए होता है, इसलिए जब भी आप एंजियोग्राफी करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, नली वहाँ पे आपको नॉर्मल ही दिखाई देगी। लेकिन जब बॉडी में सडनली स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स आएंगे, तो वो अपने आप स्पाज्म में चली जाएगी, जिसकी वजह से व्यक्ति को सीवियर पेन होगा, कार्डियक पेन होगा, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से पेन होगा। और कभी कभी ये प्रिंस मेटल एंजाइना में नली का स्पाज्म अगर अपने आप रिलीव नहीं होता है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक भी आ सकता है, या प्रिंस मेटल एंजाइना के स्पाज्म के ऊपर भी क्लॉट बन सकता है, क्योंकि फ्लो रुक गया नली का, वहाँ ब्लड आके जब स्टैग्नेंट हो जाता है तो क्लॉट बना सकता है, तो उससे वजह से भी हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर प्रिंस मेटल एंजाइना वाले पेशेंट्स में हार्ट अटैक मेजर नहीं आता। ज़्यादातर केस में इसी चेंजेस आते हैं, माइनर हार्ट अटैक आता है। टिश्यू डैमेज उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि जो स्पाज्म है ये कंटिन्यूसली, अनलेस वहाँ पे एक एडिशनल क्लॉट बन जाए, तब तक स्पाज्म उतना ज़्यादा देर तक चलता नहीं है, ज़्यादा देर में अपने आप रिलीव हो जाता है। कुछ समय तक ये स्पाज्म का टेंडेंसी बार बार चलता रहता है कि तो नली नॉर्मल हुई फिर स्पाज्म आया, नॉर्मल हुई फिर स्पाज्म आया, बार बार पेन होगा। तो ऐसे लोगों को कार्डियक मेडिसिन से फ़ायदा होगा, ऐसे लोगों को कार्डियक ब्लड थिनिंग मेडिसिन से फ़ायदा होगा, और खासकर ऐसी दवाइयों से फ़ायदा होगा जो नलियों को डायलेट करती हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, जो सबलिंगुअल जो ज़बान के नीचे रखने वाली गोली होती है सॉर्बिट्रेट, वो भी नाइट्रेट है। ये बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जो कि नलियों को डायलेट करती है और नली में अगर स्पाज्म हो तो उसको रिलीव कर सकती है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी एक मेडिसिन है। ये भी मेडिसिन ज़्यादातर डेल्टायाज़ेम या वेरापामिल इस नाम से होता है। ये मेडिसिन भी हार्ट के एंजाइना को रिलीव कर सकती है, नलियों के ब्लॉकेज को या स्पाज्म को या टेंडेंसी को कम कर सकती है। तो अगर किसी को प्रिंस मेटल एंजाइना की प्रॉब्लम है तो उसको कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा, उसको खून पतला करने की दवा, और उसको ये नाइट्रेट्स और डेल्टायाज़ेम, ये दो मेडिसिन दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर्स यूजली ऐसे केस में जो बाकी हार्ट फेलियर के पेशेंट में या बाकी हार्ट अटैक के पेशेंट में दिया जाता है, वो ऐसे लोगों में यूजली अवॉइड किया जाता है। एस्प्रिन को भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि एस्प्रिन भी कभी कभी वैसोकंस्ट्रिक्शन या नली का स्पाज्म ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन नॉर्मली नलियों को डायलेट करते हैं।
और नॉर्मल लोगों में ऐसा नहीं होता, पर हाई सेंसिटिव लोगों में ही ऐसा होता है, क्योंकि ये प्रिंस मेटल एंजाइना वाले पेशेंट्स में नलियाँ ज़्यादा सेंसिटिव होती है नॉर्मल लोगों की अपेक्षा, तो वैसे लोगों में ज़्यादा होता है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स भी, क्योंकि वो जो रिसेप्टर है उसका काम नलियों को थोड़ा डायलेट करना है, तो वो अगर बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो नली कभी कभी स्पाज्म में जा सकती है। तो प्रिंस मेटल एंजाइना वाले पेशेंट में एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर अवॉइड किया जाता है। ब्लड थिनिंग के लिए क्लोपिडोग्रेल को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन को आप दे या नहीं दे, बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड नहीं है। हाँ, साथ में अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज भी है थोड़ा सा, तो वैसे केस में ये ज़्यादा हो सकता है ज़्यादातर। लेकिन हाँ, ये प्रिंस मेटल एंजाइना वाले पेशेंट्स में नलियाँ कई बार पूरी तरह नॉर्मल ना भी हो, वैसा भी हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जिन लोगों की नलियों में एंडोथेलियम डैमेज होता है या नाइट्रिक ऑक्साइड का नेचुरल प्रोडक्शन कम होता है, वैसे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वैसे लोगों में नलियों में वैसे बीमारी होती है, बहुत क्रिटिकल नहीं होती है, उसके ऊपर स्पाज्म हो और वहाँ पे हार्ट अटैक माइनर आता रहे, ऐसा भी हो सकता है। ये प्रिंस मेटल एंजाइना के लिए आपको मेडिसिन से ही ज़्यादातर ट्रीट करना पड़ता है। वहाँ स्टेंटिंग का या बाईपास का कोई रोल नहीं है, अनलेस पेशेंट को कोई और ब्लॉकेज के लिए स्टेंटिंग या बाईपास की ज़रूरत हो। और वैसे स्टेंटिंग और बाईपास से ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि नली में एक जगह पे स्पाज्म आ रहा है, वो नली बार बार खुल रही है, बंद हो रही है, तो वहाँ पे तो आप स्टेंट लगा नहीं सकते। दूसरी जगह पे अगर कोई क्रिटिकल ब्लॉकेज है, वहाँ पे आपने स्टेंट कर भी दिया या बाईपास कर भी दिया, तो भी जो एरिया में स्पाज्म हो रहा है वहाँ पे बार बार ब्लड सप्लाई कम ज़्यादा होता रहेगा। बाईपास ओवरऑल बेटर थोड़ा फंक्शन कर सकता है, क्योंकि बाईपास में बाकी कोलैटरल्स की तो उल्टा ब्लड सप्लाई आना चालू हो जाएगा। लेकिन दोनों ही स्ट्रैटेजीज प्रिंस मेटल एंजाइना के लिए नॉर्मली रिकमेंड नहीं होती। एंजियोप्लास्टी और बाईपास दोनों ही केस में ये वर्क नहीं करता है। आपको वैसे केसेस में मेडिसिन से ही मैनेज करना पड़ता है। कभी कभार अगर इसमें पेशेंट को साथ में क्लॉट बन जाए और नली में हार्ट अटैक आ जाए, तो नली को खोलने के लिए आपको एंजियोप्लास्टी या इंजेक्शंस वगैरह देने पड़ते हैं और उसका रूटीन हार्ट अटैक जैसी मैनेजमेंट करना पड़ता है। पर अदरवाइज ऐसे लोगों में आपको खून पतला करने की दवा और नली को डायलेट करने वाली दवा, इन दवाइयों से काम करना पड़ता है, यानी कि क्लोपिडोग्रेल देना पड़ता है, नाइट्रेट्स देना पड़ता है, डिल्टाइज़म देना पड़ता है, बीटा ब्लॉकर और एस्पिरिन को अवॉइड करते हैं। ये प्रिंस मेटल एंजाइना इन स्पाज्म की टेंडेंसी विंटर के महीनों में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि विंटर में वैसोकंस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है। ज़्यादातर कुछ लोग को थोड़े टाइम पीरियड के लिए होती है, उसके बाद अपने आप इसकी टेंडेंसी चली जाती है, ऐसा भी देखा गया है। मतलब 4-6 महीने तक बार बार पेशेंट को स्पाज्म होगा और उसके बाद वो ठीक अपने आप हो जाएगा, तब तक आप मेडिसिन लेते रहें। तो वैसे केस में आप थोड़े टाइम के बाद मेडिसिन बंद भी कर सकते हैं। पर कई केस में आपको ये डिल्टाइज़म और नाइट्रेट्स और खून पतला करने की दवाई लंबे समय तक भी लेनी पड़ती है, क्योंकि पेशेंट को बार बार इसकी टेंडेंसी होती है। इस प्रिंस मेटल एंजाइना को प्रूव करना, डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको बाकी सब चीज़ अगर फिट नहीं हो रही है, लेकिन पेशेंट को बार बार पेन हो रहा है, एंजियोग्राफी भी नॉर्मल है, सब टेस्ट अगर नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी पेशेंट को बार बार पेन हो रहा है, साथ में ईसीजी चेंजेस भी आ रहे हैं, तो आप इसे डायग्नोस कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज नली में स्पाज्म हो रही है, उसको कोई टेस्ट के द्वारा आप डायग्नोस नहीं कर सकते। एक एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेशन टेस्ट आता है, जिसमें कई बार एंजियोग्राफी के दौरान एक केमिकल वहाँ पे डाल के नली में स्पाज्म हो रहा है कि नहीं, उसको टेस्ट किया जाता है। पर आई डोंट थिंक ये केमिकल इजीली अवेलेबल भी है, और एक्सेप्ट फॉर रिसर्च लेबोरेटरीज को इस चीज़ को आज के डेट में कर रहा है प्रिंस मेटल एंजाइना को डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि हमने तो आज तक कभी नहीं किया, इसको अवेलेबल भी नहीं है केमिकल इतना ईजिली। पर हाँ, इस तरह से बुक्स कहती हैं कि इसको प्रूव किया जा सकता है कि वहाँ पे नली में एसिटाइलकोलिन दिया जाए और उसमें नली में स्पाज्म हो रहा है कि नहीं, उसकी टेंडेंसी को असेस किया जाए कि कितने लेवल की कितने डोज में स्पाज्म हो रहा है, कितना सीवियर स्पाज्म हो रहा है, उससे आप असेस कर सकते हैं। पर क्लिनिकली इसको जज कर पाना मुश्किल है। किसी पेशेंट को अगर ट्रिपिकल कार्डियक पेन हो रहा है, बार बार पेन हो रहा है, ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं, टीएमटी में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एंजियो में कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ आप इसको डायग्नोस कर सकते हो और वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू कर सकते हो। और खासकर अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट से रिलीफ मिलता है, तो कई बार क्या है, आपको थोड़े इसी चेंजेस होते हैं, मस्कुलर पेन होता है, लेकिन आप प्रिंस मेटल एंजाइना से उसकी ट्रीटमेंट चालू कर दे, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उल्टा नुकसान करेगा पेशेंट को। तो आपको ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिले, ये भी एक बात का एविडेंस है कि आपको प्रिंस मेटल एंजाइना है, क्योंकि ये नाइट्रेट्स और डिल्टाइज़म, ये मेडिसिन से काफ़ी हद तक 90-95% केस में सिग्निफिकेंट आपको रिलीफ मिल जाएगा पेन से, और थोड़े टाइम के बाद आपके वो एपिसोड जो है प्रिंस मेटल एंजाइना के, वो चले जाने चाहिए। अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर आपको दूसरा कॉज भी ढूंढना पड़ेगा कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या तो दवाओं का डोज बहुत अग्रेसिव करना पड़ेगा। कई बार क्या, लो डोज में आप देते हो तो रिलीफ नहीं भी होगा, हायर डोज पे ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन दे के भी कई बार उसको वर्क करना पड़ता है। पर प्रिंस मेटल एंजाइना को प्रूव कर पाना इतना ईजी काम नहीं है, इसलिए रूटीनली ये डायग्नोसिस आपने बहुत कम केसेस में देखा होगा, बहुत कम डॉक्टर को इस बारे में बात करते देखा होगा। पर ये कंपेरेटिवली थोड़ी कॉमन बीमारी है, इसको समझना जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे केस में कार्डियक पेन हो रहा है, कार्डियक पेन से मेडिसिन से फ़ायदा मिल रहा है पेशेंट को, सब कुछ कार्डियक का प्रॉब्लम्स है पेशेंट को, लेकिन एंजियो में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ों को समझना और जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कई बार भ्रांति पैदा होती है। पेशेंट को पेन होता रहता है, लेकिन उसको
कारण पता नहीं चलता है और कई बार डॉक्टर्स इसको मिस कर देते हैं और दवाइयाँ नहीं देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। नॉर्मल एंजियो को ज़्यादातर डॉक्टर्स मान के चलते हैं कि नॉर्मल एंजियो मतलब कुछ भी नहीं है पेशेंट को प्रॉब्लम, आगे कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है, तो वो कई बार इसी केस में गलती साबित होता है और पेशेंट को बाद में तकलीफ आ जाती है, कई बार बड़ा हार्ट अटैक भी आ जाता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए इसको जानना और समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमारे आज के टॉपिक में हमने प्रिंस मेटल एंजाइना के बारे में बात की, जो कि एक थोड़ा सा अनयूजुअल फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक है, एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें नली में बार बार स्पाज़म होता है और वो खुल जाती है। तो उसको आज हमने समझने की कोशिश की। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिले हुआ इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको समझ सके, समझा सके, अपनी लाइफ को बेटर बना सके, बीमारी को बेटर तरह से मैनेज कर सके और गलत चक्करों में ना पड़े, चीट ना हो जाए। यदि आपको हमारे चैनल का कंसेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताइए। हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे और आपकी टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास भी करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उससे सब्सक्राइब करें, और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।